हेलो बाबूराव। अगली प्रश्नावली की बात करते हैं। इसने बोला निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इन्हें हल कीजिए। उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से। तो हमने कितनी विधियां सीखी हैं? हमने सीखी थी एक विलोपन विधि है, इससे पिछली बार। उससे पिछली वाली विलोपन से पीछे एक होती प्रतिस्थापना विधि और एक थी वज्रगुण विधि। तीन थी हमारी, है ना। तो जो ठीक लगे उसी से कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से विलोपन विधि ज्यादा ठीक है ना। चलो, पहले आपको करना क्या है, पूरा सवाल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद उनको हल करेंगे। तो एक बड़ी बात होती है कि हम इस सवाल को पढ़ के, इस सारे सवाल को पढ़ें और फिर समीकरण बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो इसने बोला जो भी छात्रावास में जो खर्च होगा, व्यय मतलब खर्च है, एक भाग नियत है, मतलब उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। एक तो फिक्स है, फिक्स अमाउंट है ना। नियत भाग मतलब फिक्स है, भैया आप हॉस्टल में पढ़ोगे तो इतने पैसे तो देने पड़ेंगे छात्रावास में। फिर आगे कहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो एक हो जाएगा भाई कितने दिन तक छात्र ने भोजन खाया है, लिया है। तो दो तरह के हो गए। एक तो फिक्स चार्ज हो जाएगा, जैसे हम पहले भी सवालों में किया था, उसको एक्स मान लेंगे फिक्स वाले को, है ना। और प्रतिदिन वाला, जो पर डे वाला लिख दें या प्रतिदिन वाला, उसको मान लेंगे वाई। अब वो एक दिन का खर्चा वाई है, जितने दिन रहेगा उतना देना ही पड़ेगा। और एक्स तो का तो क्या मतलब होता है, कितने भी दिन रहो देना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक नियत खर्च माना, नियत खर्च, खर्च लिख दो या व्यय लिख दो, एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स रुपए। ये र किसका सिंबल होता है? रुपए का। माना प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च लिख दो या व्यय लिख दो। भोजन व्यय लिख दूं मैं भी। ये मान लिया हमने वाई रुपए। इस तरीके से बात करेंगे कि एक दिन तो एक्स रुपए तो वो लेता ही लेता है, साथ में वाई हो जाएगा जितने दिन उन्होंने खाना खाया। तो अब इसकी बात पढ़ लेते हैं हम, जो इसने बोला। बोला जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक बच्चा 20 दिन रहा हॉस्टल में, तो उसने कितने रुपए दिए? 1,000 रुपए। तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो उसने बोला एक्स रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई, चाहे कितने भी दिन रहे। और एक दिन का भोजना कितना पैसे हैं? वाई। एक दिन का भोजन का वाई रुपए हैं। तो 5 दिन कितने हो जाएंगे? 5 वाई। 8 दिन कितने हो जाएंगे? 8 वाई। 10 दिन कितने हो जाएंगे? 10 वाई। 20 दिन कितने हो जाएंगे? 20 वाई। पता है समझ में? तो वो तो 20 दिन रहा है, तो 20 दिन कितने हो जाएंगे? 20 वाई। तो ये तो फिक्स अमाउंट है, चाहे कितने भी दिन रहो देने पड़ेंगे। ये वाला क्या है? एक दिन के हिसाब से, तो 20 दिन के हो जाएंगे 20 वाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए हो गए हमारे? इन दोनों को जोड़ा तो मिल गए 1,000 रुपए। और ये बन गया हमारा समीकरण एक। अब इस तरफ यहाँ पे दूसरा समीकरण बना देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार। बोला जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपए अदा करता है। तो आपको बताना है नित्य व्यय बताओ और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे एक दिन का किराया, वो कितने भी दिन रहे, नियत फिक्स अमाउंट तो देना पड़ता है। हॉस्टल में रहने का एक्स रुपए है। और जितने दिन भोजन किया, तो इसमें इस सवाल में 26 दिन भोजन किया था, तो 26 एक दिन का वाई है, तो 26 दिन का 26 वाई हो जाएगा। और यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ गए? 1,180 रुपए देने पड़ गए। ये हमारा समीकरण दो हो गया। समीकरण एक दो को हल कर देंगे। कौन सी विधि से करेंगे? हम इसको एलिमिनेशन मेथड से, उसका दूसरा नाम था विलोपन विधि से कर देंगे। ठीक है। विलोपन विधि बिल्कुल आसान है। कैसे? यहाँ पे दोबारा से लिख दूं मैं, दोनों को यहाँ लिख देते हैं। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ऐसे करके 1000, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा समीकरण है x जमा 26y बराबर है 1,180 रुपए। अब क्या किया आपने? जब इनके हम ये देखते हैं कोफिशिएंट, इनके दोनों के कोफिशिएंट या इनके दोनों गुणांक बराबर हैं, तो सिर्फ निशान बदल देंगे इनके, है ना। चिन्ह बदल देंगे, ये घटा हो गया, ये भी घटा हो गया, ये भी घटा हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे करके कैंसिल कर देंगे।
और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, ये y का हो जाएगा घटा 6y। देखो हिसाब किताब लगाओ आप, 20y जमा का 26y घटा का तो घटा 6y है। और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा 180 रुपये बचे, 180 बचेगा ना। 1180 में से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास y का मान आ गया। y का मान क्या हो जाएगा, घटा 6y बराबर है घटा 180। y बराबर है घटा 180 बटा घटा 6, घटा से घटा 6 से 6 कट गया, 6 3 18, तो y का मान आ गया आपके पास 30। इस y के मान को कहाँ रख देंगे हम, किसी एक समीकरण में रख दें जो छोटा लगता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो x तो है इतना प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 था, तो 20y की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, अब 30 है ना। तो x जमा 2 3 6 600 बराबर है 1000। x कितना आ जाएगा भाई, 1000 घटा 600, x आ गया हमारा 400। x क्या आ गया, 400। तो उसने बोला नियत खर्च है ना, नियत खर्च कितना, नियत व्यय है वो है 400 रुपए। और प्रतिदिन, प्रतिदिन भोजन का व्यय है ना, प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना है भैया, व्यय लिखो खर्च लिखो 30 रुपए। ये दोनों पूछ रहे उसने हमसे। अगला सवाल भिन्न का है। उसने बोला एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो हम भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न x बटा वाई। x बटा वाई का मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि आपने अंश तो मान लिया x और हर मान लिया y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, इंग्लिश में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने हमें बोला अब भाई उसके अंश से एक घटाया जाता है तो भिन्न बन जाएगी 1/3। अगर अंश से हम एक घटा दें तो उसने बोला अंश से, अंश ऊपर वाला होता है उसमें से एक घटा दो तो भिन्न का मान हो जाएगा 1/3। इसको हल कर देंगे तो एक समीकरण बन गया हमारा। कर दें इसको हल, यहीं पे कर दो, इधर यही कर देता हूँ, तिरछी गुणा कर दोगे आप, इसकी इधर गुणा कर दो है ना, ये उधर चला जाएगा भाई। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 गुणा में x घटा 1 बराबर है y। तो ये हो गया भैया हमारा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया भैया देख लो एक बार, तिरछी गुणा कर दी, ये इधर गुणा हो जाएगा 3x घटा 3, y इधर अकेला ही था और y को तो इधर ले आए, 3 को उधर लेके, ये समीकरण एक बन गया। अब पुनः प्रश्नानुसार लिख दें या इंग्लिश में क्या लिख देंगे हम, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसकी दूसरी बात पढ़ लेते हैं। बोला वह एक, वो जो भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। पहले बोला था अगर अंश में से एक घटा दो तो 1/3 हो जाएगी। अब दूसरी बार बोलता है अगर हर में 8 जोड़ दो तो 1/4 हो जाएगी, है ना। तो अब इसकी कई अनुसार कर लें, अंश तो ऐसे ही रहेगा x, और हर में क्या कर दिया हमने 8 जोड़ दिए, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 1/4। फिर वही बात कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, यही कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पता है आप लोगों को। करेंगे क्या, ये तो उधर जाए गुणा हो जाएगा और ये 4x के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4x बराबर है y जमा 8। थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, 4x घटा वाई बराबर है 8। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। विधि आपको पता ही है, यहाँ कर देता हूँ मैं नीचे दोबारा से, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया भाई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको काटा पीटा कर दें, काटा पीटा वाला निशान बदल दिया हमने ना। अब ये तो कैंसिल हो गया, देखो वो भी साफ साफ कैंसिल दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं ऐसे कर देते हैं, एक जमा का ही घटा का, कट गए ये दोनों, है ना। अब बचेगा कितना आपके पास, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x घटा का और यहाँ बचेगा घटा 5, है ना। देखिए ये तो घटा का है, वो जमा का है, 3x जमा का घटा 4x घटा का, तो बचेगा घटा x और यहाँ पे बचेगा घटा 5। तो यहाँ से मैं लिख दूं x बराबर है 5, क्योंकि घटा से घटा कैंसिल हो गया। अब इस x बराबर है 5 का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, किसी में भी रख दो। आप लिख दोगे समीकरण 1 में, यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देते हैं x बराबर है 5, समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा भाई हमारा
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस x की जगह आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा 15 घटा y बराबर है 3। ये हो गया 15 घटा 3 बराबर है y, तो y बराबर है 12। ये आ गया हमारा 12। तो हमें तो भिन्न की जरूरत थी भाई, तो आवश्यक भिन्न या रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बोल देते हैं ना भिन्न को। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, फ्रैक्शन, है ना। तो x अपॉन वाई था हमारा फ्रैक्शन, तो x अपॉन वाई क्या हो गया, भिन्न है हमारी, यहां लिख दूं भिन्न x अपॉन वाई, मतलब x 5/12। ये आ गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। इसने बोला हमें यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे 40 नंबर मिले। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अब सवाल क्या है भाई, एक प्रश्न पत्र है, ठीक है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, और पता नहीं कितने क्वेश्चन है, हमें पता ही नहीं कितने क्वेश्चन है। तो कुछ तो बच्चा ठीक करेगा, कुछ गलत करेगा, और फिर उसके टोटल नंबर आ गए इस सवाल, इसके टेस्ट में 40। बात समझ में आई। एक प्रश्न पत्र है, उसमें कितने क्वेश्चन है हमें नहीं पता कितने प्रश्न है, लेकिन जितने ही प्रश्न थे, जो बच्चा ठीक किया, तो जो जितने प्रश्न वो बच्चा ठीक करेगा तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना। और जितने वो गलत करेगा उसका 1 कम हो जाएगा नंबर, नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं ना इसको, है ना। ठीक के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक की कटौती, मतलब घटावा कर दिया हमने। तो अब हमें ये तो नहीं पता भाई उसके ठीक जो टेस्ट दिया, ठीक सवाल कितने थे और गलत कितने थे प्रश्न के उत्तर, है ना। तो हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेंगे अब भाई उसके जो सही जवाब दिए वो तो x हैं, और जो गलत जवाब दिए वो y। तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे हमारे x जमा y, है ना। x वाले वो उत्तर हैं जो ठीक है, y वाले वो उत्तर हैं जो गलत हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे माना सही उत्तर या शुद्ध उत्तरों की संख्या, ना सही उत्तर की संख्या x, माना गलत उत्तर की संख्या, जो उसमें सही जवाब नहीं दिए वो y। पता है समझ। अब भाई मान लो 5 सवाल है टोटल, कितने सवाल हैं 5, बच्चे ने 4 तो कर दिए ठीक और 1 सवाल कर दिया गलत। तो इसके हिसाब से कितने नंबर मिलेंगे, उसने बोला ठीक के लिए 3, सही उत्तर पर 3 अंक और 1 गलत पर 1 काट देंगे। तो इस सवाल से समझा रहा हूं मैं, 5 सवाल थे टोटल, 4 ठीक है, तो 1 के 3, तो 4 कितने बचेंगे, 4 गुणा 3, ये तो उसको मिलेंगे नंबर। लेकिन 1 सवाल गलत है, तो 1 के कितने कटेंगे, घटा 1। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं जो प्रश्न उसने बोला। अब भाई उसने 3 अंक ठीक के, तो कुल ठीक कितने हैं, x ठीक है, तो उसके कितने प्रश्नानुसार लिख दूं यहाँ पे मैं, या तो प्रश्नानुसार लिखोगे या तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, उसके ठीक, एक ठीक के 3 नंबर हैं, तो जितने भी ठीक करेगा, अगर वो 5 ठीक करेगा तो 5 से गुणा कर देंगे, 10 ठीक करेगा तो 10 से गुणा कर देंगे, जितने उत्तर ठीक उतने से। तो यहाँ पे x उत्तर ठीक है हमारे, तो 3 इंटू एक्स है ये, इसको मैं 3x लिख दूं सीधा सीधा, ये नंबर तो उसको मिलेंगे, लेकिन जितने उसने गलत किए वो कट जाएंगे। अगर वो 5 सवाल गलत करेगा तो 5 गुणा 1 कितने नंबर कम हो जाएंगे, उसे घटा 5 हो जाएंगे, क्योंकि उसने 5 गलत किए, 8 गलत करता तो 8 गलत हो जाते। अब उसने कितने गलत कर रखे हैं, y गलत कर रखे हैं, तो उसके y मार्क्स कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। और ये तो उसके नंबर मिल गए, ये इतने कट गए गलत वाले, दोनों सारे मिला के उसको मिले हैं नंबर कितने, 40। उसको टेस्ट में 40 नंबर मिले, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पता है समझ में। जो जो ठीक करेगा उसके 1 के 3 नंबर है, तो x ठीक किया उसने, तो ठीक नंबर जो नंबर मिले उसको 3x मिल गए। एक गलत के 1 नंबर कटता है, तो उसने y क्वेश्चन थे, जो y प्रश्न थे उनके y उत्तर गलत कर दिए, तो उसके y मार्क्स कट गए, y वाले उसके अंक कम हो गए, तो 3x माइनस वाई 40। अब उसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बोला यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। अब इसमें फिर हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार, है ना, क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्नानुसार। उसने जो उत्तर हैं उत्तरों के अंक बदल दिए,
पहले ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते थे, गलत के लिए 1 कटता था। अब क्या बोला, ठीक के लिए 4 अंक मिलेंगे, ठीक के लिए 4 अंक, और कटेगा कितना, 2 कटेंगे। ठीक है, तो उसके टोटल कितने जवाब ठीक लिख के आया था, वो x जवाब ठीक लिख के आया था। 1 के लिए कितने मिलते हैं, 4, तो x के लिए कितने मिलेंगे, 4, ये नंबर उसको मिलेंगे। कटेंगे कितने, वो y गलत लिख के आया था, तो 1 के लिए 2 नंबर कटते हैं, तो y के लिए कितने कट जाएंगे, y इतने सारे पर्सन गलत करके आया, तो 2y नंबर उसके कट जाएंगे, -2y। तो टोटल नंबर कितने आएंगे उसके, 50 अंक अर्जित किए उसने, है ना। अब इसमें एक काम कर लेते हैं हम, वो काम ये है, अगर पूरे समीकरण में कुछ कॉमन आता हो तो निकाल देंगे। देखो पूरा समीकरण हमारा कितने से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए आप बगैर सोचे समझे। ये हो जाएगा 2x घटा वाई बराबर है 25। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनको यहीं हल कर लेते हैं, है ना। समीकरण 1 तो मिल गया, समीकरण 1 2 मिलने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं हमें। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो पहला समीकरण हमारा 3x माइनस वाई बराबर है 40। दूसरा समीकरण है 2x घटा वाई बराबर है 25। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आप, x के गुणांक पहले से बराबर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना, गुणांक बराबर नहीं करने पड़े आपको, पहले और दूसरे समीकरण सर्विन के निशान हो देते हैं, ये घटा हो गया, ये जमा हो गया, और ये घटा हो गया, तो ये तो गए कट भाई, कौन से कट गए, ये तो गए वाई, तो खत्म नहीं का किस्सा। यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास, x बच जाएगा, यहाँ बचेगा 15। ठीक है, x का मान मिल गया आपको 15। इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेते हैं ना, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, x बराबर है 15, समीकरण 1 में रखने पर रख दे भाई, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40। लेकिन x की जगह तो क्या लिख देंगे हम, 15 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 15 के 45 घटा वाई बराबर है 40। तो क्या करते हैं भाई, 45 घटा 40 बराबर है वाई। ठीक है, तो y क्या हो गया हमारा, y बराबर है 5, x बराबर है 15, y बराबर है 5। तो इसने सवाल में हमसे पूछा था टेस्ट में कितने परसेंट थे, तो टेस्ट में x जमा y परसेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, टेस्ट में फुल परसेंट कितने थे, x जमा y, भैया इतने ठीक किए उसने, गलत टोटल x प्लस वाई थे, तो x आ गया हमारे 15, y आ गया 5। तो टेस्ट में कितने परसेंट थे, 20% थे, टेस्ट में 20% पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, इसने बोला, चलिए अगला सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ये बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। दो जगह है, एक जगह का नाम ए है और दूसरी जगह का नाम बी है, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, इसने बताया। अब आगे कहता है ये, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चाल मतलब अलग अलग स्पीड से, ना यहाँ पे लिखा है भिन्न भिन्न चाल मतलब ये अलग अलग स्पीड से चलती हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये दो कार है भाई हमारे पास, दो कार है, एक कार तो यहाँ पे है, ठीक है, एक कार है यहाँ पे हमारे पास और एक कार है यहाँ पे, दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, मतलब एक ही दिशा में चलेंगी, और दोनों कार एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। मान लो ये वाली कार चली यहाँ से, तो सपोज करो यहाँ तक आई 5 घंटे में, और ये वाली कार चलेगी यहाँ से और ये भी यहीं आई 5 घंटे में, तो 5 घंटे बाद ये दोनों यहाँ आके मिल गई, है ना। दोनों इकट्ठी कहाँ के मिली, इस बिंदु पे आके मिल गई 5 घंटे के बाद, यहाँ तक का दोनों का टाइम 5 घंटे लगा। बी जो कार है बी यहाँ से चली, इसको भी 5 ही घंटे लगे यहाँ तक आने में, ए को भी यहाँ तक आने में 5 ही घंटे लगे। इसका मतलब ये हो गया ए ज्यादा स्पीड से चलती है, क्योंकि ए तो इतनी पीछे से चली तब यहाँ पे आई, बी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से आके भी इसको इतनी देर 5 ही घंटे लगे। इसका मतलब दूसरी बात भाषा में ये कह सकते हैं कि ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया बी से, है ना। ए का डिस्टेंस जो है बी से 100 किलोमीटर ज्यादा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। तो डिस्टेंस क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एक सूत्र है हमारा ना, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, अब दूरी बराबर है चाल, चाल मतलब स्पीड गुणा में समय, ये आपको बहुत पहले से पता है।
दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो हमें चाल तो पता ही नहीं किसी की भी, तो चाल मान लेते हैं। ये जो ए से कार चली, जो ये कार ए से चली हमारी, इसकी जो चाल है मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा। जो ए से चलेगी, हमें पता तो है नहीं कितनी चाल है इसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो गाड़ी हमारी बी से चल रही है, जो गाड़ी बी से चलेगी, इसकी चाल कितनी मान लें भाई, y किलोमीटर प्रति घंटा। वाई किलोमीटर के एम है ये प्रति घंटा, लिख देंगे हम, है ना। माना स्थान ए से चलने वाली कार की गति, ए से चलने वाली कार की गति कह दूं, चाल कह दूं, स्पीड कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x किलोमीटर प्रति घंटा, के एम पर आर है, किलोमीटर पर आर। माना स्थान P से चलने वाली कार की गति कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आ गई हमारी। अब हमें दोनों की स्पीड पता लगी, इसकी स्पीड तो x किलोमीटर पर आर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आर, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यही पता लगा, b ने तो ये दूरी तय की है, a ने ये दूरी तय की है। अब इनकी दूरी यहाँ लिख लेते हैं, कितनी कितनी दूरी तय की। ये इसकी दूरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए कार की, बी कार की, और ए कार की यहाँ लिख लेता हूँ। ए से जो चली, दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, दूरी का सूत्र हमने देखा चाल गुणा में समय। तो जो ये बी से चली कार, जो बी से चलेगी, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है वाई, इसकी चाल कितनी है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका समय कितना है, 5 घंटे। यही तो लिखेंगे, है ना। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो यहां से ये यहां से चली कार, ये इतना डिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, यहां से चली हुई है बी, है ना। तो बी यहां से चली, तो यहां तक की दूरी कितनी होगी, दूरी मतलब चाल गुणा में समय। चाल इसकी है वाई किलोमीटर पर आर, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लग गया 5 वाई। तो यहां से यहां तक की दूरी होगी 5 वाई, इसको वाई 5 कह दो या 5 वाई कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक जो गाड़ी चली, इसने कितनी दूरी तय कर ली, यहां से यहां तक का समय कितना है भाई, 5 घंटे है। इसने खुद बता रखा है 5 ही घंटे चले, जब ये एक ही दिशा में चलती है ना। और दूसरी बात फिर ये है कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी जो गति है, चाल है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे इस पे नजर गड़ाए रखो आपको, इस पे दूरी बराबर है चाल गुणा समय। ये सूत्र लगा रहे हैं हम, यहाँ पे भी यही सूत्र लगा है, यहाँ पे भी यही सूत्र लगा देते हैं। तो ए कार पे ध्यान दो, ए की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी समय कितना लगे, इसको 5 घंटे लगे। तो x गुणा 5 कह दें, 5x, ये गुणा का निशान बीच में, यहाँ पे ये गुणा का निशान है भाई। तो ये भी दूरी होगी बी कार की, ये ए कार की यहां से यहां तक की दूरी होगी ये वाली, और ये बी कार की दूरी होगी। तो दोनों की दूरियों में क्या संबंध है, इसकी दूरी में ये संबंध है, जो एक का डिस्टेंस है, एक की दूरी है, वो 100 किलोमीटर ज्यादा है बी से, ठीक है। तो प्रश्न में कुछ इस तरह लिख लें हम, आगे सॉल्यूशन में ये लिख लेंगे, इसमें हम केस बना लेंगे, फर्स्ट केस, है ना। केस इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ये कार अब एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोनों तरफ, है ना। क्योंकि आगे इसने लिखा है जो विपरीत दिशा में चलती है, तो आधा सवाल कर रहे हैं अभी हम, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं। तो अब सीधा सीधा लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए, ए कार का डिस्टेंस कितना हो गया, ए कार का डिस्टेंस हो जाएगा 5x। सोच के देखो, यहां से ए से चली गाड़ी, यहां तक चलते 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 यहाँ आ गई, तो इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5x हो गया। क्यों हो गया भाई डिस्टेंस 5x, क्योंकि चाल तो x है और समय 5 है ना। 5x कैसे हो गया, जो चाल थी हमारी x थी और समय था हमारा 5, तो जो ए से गाड़ी चली उसका समय हो गया 5x, सॉरी दूरी होगी 5x, ये लिख दी मैंने। और जो बी से चली है, बी से चलेगी, उसकी दूरी कितनी होगी, चाल कितनी उसकी y है, समय उसका ही 5 है। तो जो बी गाड़ी है उसने कितनी दूरी कर दी, 5y, है ना। तो अब एक चीज देखो, इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये है भाई कि जो 5x है, जो ये दूरी है, ये वाली दूरी है, ये y5 या 5y से 100 किलोमीटर ज्यादा है।
ये ए का डिस्टेंस बी के डिस्टेंस 100 किलोमीटर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने है ना 100 किलोमीटर जोड़ दिए 5 y में। क्यों? क्योंकि भाई जो 5x है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये ज्यादा है 100 किलोमीटर इससे 5y से, तो बराबर करना पड़ेगा, तो बीच में इक्वल का साइन है ना, तो इसलिए आपने 100 जोड़ दिए इसमें। या दूसरी भाषा में ऐसे कह दो इसको, अब 5x में से 5y घटा दो भाई 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस ए से चलने वाली कार बी से चलने वाली से 100 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस मतलब ए से चलने वाली कार बी से चलने वाली कार 100 किलोमीटर का अंतर है। अब इनको हम सारे को 5 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x घटा वाई बराबर 5 दूनी 10 20। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब ये पहला समीकरण, अब आगे चलते हैं, इसकी बात आगे सुन लेते हैं। फर्स्ट समीकरण आगे चलो, आगे बोलता है ये हमें, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अगर वो दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हैं, अब हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। अब भाई एक कार ए से चली, एक कार बी से चली, ये वही है सब कुछ, ये ए जगह है, ये बी जगह है, बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। फिर वही कार एक बना लेते हैं छोटी सी, है ना, अब की बार जगह थोड़ी हमारे पास कम थी, तो छोटी कम जगह बना ली भाई, ये तो कुछ कार की बजाय और कुछ बन गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरी कार यहाँ पे भाई हमारी स्पोर्ट्स कार है, नए डिजाइन की। अब की बार ये दोनों कार हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ये तो इस तरफ चल पड़ी, ठीक है, और वो इस तरफ आ गई, दूसरी दूसरी कार कहाँ आई, इस तरफ आ गई, ठीक है, एक कार इस तरफ चल पड़ी, दूसरी कार इस तरफ चल पड़ी, और यहाँ पे आके मिलेगी 1 घंटे में। इसने बताया ना कि दोनों कार हैं अब विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, तो ये कार 1 घंटे के बाद यहाँ पे बिंदु पे आके मिलेगी। पता है इसमें, ये कार तो यहाँ तक आ जाएगी, इसमें इसको अलग अलग कर देता हूँ। जो ए कार है हमारी, ए से चलने वाली कार यहाँ पे आके रुकी, ठीक है भाई, और बी से चलने वाली जो कार है हमारी नीले वाली बी वाली, वो यहाँ पे आके रुकी, दोनों 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो इसमें भी वही बात करेंगे दूरी वाली, है ना, दूरी दूरी का सूत्र क्या होता है, समय गुणा में चाल, या चाल गुणा समय, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। अब इसको भी 1 घंटा लगा, इसको भी 1 घंटा, तो ए जो ए कार है उसने कितनी दूरी तय की, समय कितना लगा 1 घंटा, और चाल कितनी इसकी x किलोमीटर, इनकी चाल तो हमें पता है, स्पीड कितनी कितनी है इसकी, इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो समय कितना है, एक ही बात कर ले हम पहले, समय कितना लगा 1 घंटा लगा, चाल कितनी है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी x किलोमीटर, है ना। अब बी की कार की बात कर लेते हैं, बी कार का समय कितना लगा 1 घंटा, चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति आवर, तो बी कार ने दूरी कितनी कर दी y किलोमीटर, बताइए समय। तो अब फिर प्रश्नानुसार लिखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, है ना, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, देखिए ये कार यहां से चली भाई यहाँ, और ये कार यहाँ, तो दोनों ने मिला के कितना डिस्टेंस कर लिया, दोनों ने मिला के किया 100, क्यों, ये यहाँ आ गई इस बिंदु पे रुक गई, ये यहां से चली है, तो दोनों का मिला के 100 है ना, तो इस कार ने x किलोमीटर किया, इसने y किया, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, x जमा वाई बराबर 100। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, x जमा वाई बराबर 100, ये सेकंड है। अब सिंपल सा इन दोनों को हल कर देंगे। देखिए एक छोटी सी बात ध्यान रखो, यहाँ पे तो अंतर आ जाएगा दोनों कारों के डिस्टेंस का, है ना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का अंतर हो गया 100, ठीक है, पहली कार का डिस्टेंस दूसरी का डिस्टेंस 100 अंतर हो गया, यहाँ पे इन दोनों कारों के डिस्टेंस का जोड़ आ जाएगा, उनकी दूरी का जोड़ आ जाएगा, इसकी और इसकी दूरी मिला के 100, बस इस तरह से कर देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, आसान है ना। अब तो देखिए x घटा वाई 20 और x जमा वाई बराबर है 100, ये कट गए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं भाई, इनके गुणांक एक जैसे हैं, निशान बदले हुए हैं इसलिए कट गए, तो 2x बराबर है 120, x का मान आ गया भाई 120 बटे 2, x बराबर है 60, तो x था हमारा पहली कार की गति या चाल या स्पीड। अब y का मान कैसे निकालेंगे,
x बराबर है 60 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हैं, मर्जी हमारी। तो मैंने दो एक में रख दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो x की जगह रख देंगे 60, हमें तो y का मान चाहिए, तो 60 घटा 20 बराबर है y, तो y बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर। मैं ये लिख देता हूँ बस, है ना। तो इसने चाल पूछी थी, तो ए से चलने वाली कार की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाली की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ए से चलने वाली कार की चाल क्या लिख देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरह सवाल होगा। अगला सवाल देखिए, इसने बोला एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इसने क्या बोल दिया भाई हमें, हम एक वो ले लेते हैं आयत, ये एक आयत है हमारे पास, ठीक है। ये कहता है कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, हमें पता है। तो बोला इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। कब कम हो जाएगा, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और जो चौड़ाई है 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई को, मान लिया आपने x इकाई। इकाई शब्द का मतलब क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, डेकामीटर, हमें कुछ पता तो है नहीं। जब हमें किसी की ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, भाई आपको पता है 5 किलोमीटर है ये आपको पता है 5 मीटर है, ये आपको पता है 5 फुट है, या आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिखते हैं, फुट लिखते हैं, किलोमीटर। जब आपको कुछ भी नहीं पता होता तो आप क्या लिख देते हो उसकी जगह, इकाई। हमें नहीं पता क्या है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या है, तो हम इकाई लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, है ना, 5 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे भी नहीं पता हमें, तो हम इसकी जो ये लंबाई है उसको x इकाई मान लेंगे, इकाई लिखते हैं मैंने यहाँ पे, है ना। और जो चौड़ाई है उसको y इकाई मान लेंगे। एक आयत है हमारे पास, इस आयत की कितनी तो लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया इसमें, भैया मान लिया हमने, है ना। लिख ही देते हैं, चलो, माना लंबाई, आयत की लंबाई, है ना, क्या लिख दूं, x इकाई, माना चौड़ाई क्या हो जाएगी, y इकाई, ठीक है। फिर आप लिख दोगे प्रश्नानुसार, जो भैया प्रश्न में उसने बात बताई। प्रश्न में क्या बोला भैया, प्रश्न में बोला कि इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई बढ़ा दें। तो यहाँ पे मैं क्षेत्रफल लिख दूंगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ऐसे तो कर लिखेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल ऐसे कर दो, उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x गुणा वाई, और यहाँ पे लिख दूँ क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्क तो पड़ना नहीं। तो जो इसने बोला यहाँ पे लंबाई 5 इकाई कम कर दो, प्रश्नानुसार पे लंबाई कर दी 5 इकाई कम, है ना। और जो चौड़ाई है वो कितनी कर देंगे, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो, तो चौड़ाई हमने 3 इकाई बढ़ा दी। बताया इसने कुछ इस तरह से किया इसने, कि जो ये वर्ग लिया था इसने, सॉरी आयत ली थी, इसकी ये तो कम कर दी, क्या बोलेंगे इसको, ये तो इसने लंबाई तो कम कर दी, चौड़ाई बढ़ा दी, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। पता है इसमें, देखो इसने लंबाई तो कम कर दी और चौड़ाई को बढ़ा दिया, इस तरह मानो कुछ। लंबाई अब कितनी होगी इसकी, x घटा 5 मान लेते हैं, ऐसे दिखाई तो कम ही करी मैंने ना, और y ये बढ़ा दी, ये इसने सवाल के अनुसार कर दिया हमने, है ना। तो अब ये इसका क्षेत्रफल नया आ जाएगा, ये जो क्षेत्रफल अब क्या बोला, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का कितना भाई, इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल आ गया इसका, ऊपर वाले का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई तो x थी, चौड़ाई y थी, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोल देते हैं, क्षेत्रफल को क्या बोल देते हैं, एरिया, AREA, एरिया क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल एक्स वाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इसने क्या बोला, इसकी लंबाई तो हमने कम कर दी,
और चौड़ाई हमने बढ़ा दी। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, x घटा 5 और y जमा 3। तो ये कहता है ये जो नया है इसका क्षेत्रफल पुराने से 9 इकाई कम है। देखो यहाँ पे लिखा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो प्रश्नानुसार क्या कर दिया हमने, जो इसका पुराना क्षेत्रफल था वो 9 इकाई कम हो गया। समझ में आई बात। पहले इसकी लंबाई x थी, चौड़ाई y थी, क्षेत्रफल एक्स वाई हो जाएगा। तो अब बोला लंबाई को 5 इकाई कम कर दो, चौड़ाई को 5 इकाई सॉरी 3 इकाई बढ़ा दो, तो जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाएगा। ये था इतना सवाल। अब इसको हल कर देते हैं हम। ध्यान से देखो भाई क्या करेंगे, इस x को किससे गुणा कर देंगे, सारे से कर देंगे, और इस घटा 5 को किससे करेंगे, सारे से कर देंगे। कर दें फटाफट। देखिए ये हो जाएगा x गुणा वाई जमा 3x घटा 5y और घटा 15। देख लो ध्यान से क्या किया मैंने, x को y से कर देंगे, xy हो गया, x को 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, घटा 5 को y से करेंगे घटा 5 हो जाएगा, घटा 5 को 3 से करेंगे घटा 15 हो जाएगा। और इस तरफ तो कुछ होना जाना है नहीं, इस तरफ तो क्या रहेगा एक्स वाई घटा 9। अब आप एक चीज देखिए, एक्स वाई एक जैसे दोनों तरफ कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे भाई, इस एक्स वाई को अगर आप उठा के इधर लाओगे तो घटा एक्स वाई हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, जमा का एक्स वाई को घटा का। अब हमारा समीकरण बन गया, ये ध्यान दो, ये बन जाएगा आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। ये जो 15 था इस 15 को मैं इधर लेके आ गया, है ना, बस इतना सा किया मैंने अंतर। तो ये होगी समीकरण 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसकी दूसरी बात सुन लेते हैं भाई, इसकी दूसरी बात सुन, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसकी दूसरी बात सुनिए क्या कहता है ये, इसने बोला हमें यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। आप लंबाई बढ़ा दो चौड़ाई बढ़ा दो तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 67 वर्ग इकाई, मतलब 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या करें भाई, हम यहाँ पे बना लेते हैं चित्र दूसरा। अब की बार आपने लंबाई बढ़ा दी चौड़ाई बढ़ा दी, आपने क्या किया, लंबाई भी बढ़ा दी और चौड़ाई भी बढ़ा दी। मान लेते हैं ये बढ़ गया हमारा। अब लंबाई कितनी बढ़ा दें, इसने बोला लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दो, है ना। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, x जमा 3, और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, y जमा 3। लंबाई भी 3 इकाई बढ़ा दी और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाई है, सॉरी इकाई लिख दो यहाँ पे। ये नया आयत बन गया हमारा, बढ़ा दी इसकी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो गया x जमा लंबाई और गुणा में चौड़ाई। ये x जमा 3 है भैया, ये x जमा 3, ये y जमा 2, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसने बोला इसका क्षेत्रफल जो नया क्षेत्रफल है पुराने से 67 ज्यादा है। पुराना कितना था हमारा एक्स वाई, उससे कितना ज्यादा है 67। ये यही बन गई हमारी क्या बोलेंगे समीकरण बन गया। जो नए का क्षेत्रफल है पुराने वाले से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है ना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की वीमाई मतलब डायमेंशन, डायमेंशन लंबाई चौड़ाई याद करो, वीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई। बताओ इसकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूं, पुनः प्रश्नानुसार। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लंबाई तो होगी हमारी ये वाली, है ना, तो पुनः प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पे। अब भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल, ऐसे लिख दूं। तो लंबाई तो कितनी होगी, x जमा 3, ये देखो नई की लंबाई होगी x जमा 3, चौड़ाई होगी y जमा 2, चौड़ाई कितनी होगी y जमा 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो पुराना क्षेत्रफल था उससे 67 इकाई ज्यादा हो गया, पुराना क्षेत्रफल जितना भी था उससे 67 बढ़ गया ये। तो अब इसको हल कर देंगे, तो हल कर दीजिए। कैसे करोगे भाई, इस x से क्या गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण को कर देंगे, इस 3 से क्या कर देंगे, पूरे कर देंगे, कर दीजिए। ये हो जाएगा एक्स वाई जमा 2x जमा 3y जमा 6x वाई जमा 67। हुआ क्या भैया, x की 3 y के साथ गुणा कर दिया, एक्स वाई हो गया, x को 2 से कर देंगे 2x हो गया, 3 को y से करेंगे 3y हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे यानी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स वाई कट है ना, क्योंकि इस एक्स वाई को उठा के ले आते हैं हम, तो यहाँ आगे घटा एक्स वाई होता तब भी कटना था, ये तो है ना, ऐसे ही काट दिया हमने, बड़ी क्लास में होगी ना इसलिए काट दिया। 3y बराबर है 67 घटा में 6,
ये वाला 6 इधर आएगा तो घट जाएगा, है ना, 67 था। तो इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया हमारा 3y बराबर है 61। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। आपके पास दो समीकरण मिल गए, एक समीकरण ये रहा और भैया एक ये रहा। इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं हम। देखिए पहला समीकरण है हमारा 3x घटा 5y बराबर है 6। दूसरा समीकरण है 2x जमा 3y बराबर है 61। अब जो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण ना तो किसी का गुणांक बराबर, ना x के गुणांक बराबर, ना y के, तो हमें करने पड़ेंगे। क्या करते हैं भाई, इस समीकरण को सारे को कितने से गुणा करते हैं, 2 से। इसको कितने से करते हैं, 3 से, क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा। ये भी एक तरह से ये कह सकते हैं x के गुणांक बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो इसको 6 कैसे करें, 2 से गुणा कर देंगे। इसको 6 कैसे करें, 3 से गुणा कर देंगे। ये तरीका है। किसी x या y आप मन में सोच लो किसके गुणांक बराबर करने, फिर उनका एलसीएम ले लो, है ना। हमने x के गुणांक के बराबर के एक 3 था, एक तो 2, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। तो 6 कैसे करोगे, 3 वाले को 2 से कर दिया, 2 वाले को 3 से गुणा कर दिया। कर दें, आप लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। अब मैं दोबारा से लिख दूं इनको, ऊपर वाला हो जाएगा 6x घटा में 10y, 6 दूनी 12। नीचे वाला हो जाएगा 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और ये कितना हो जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 6 18। अब क्या करते थे हम, इनके निशान बदलते हैं, घटा घटा घटा। तो ये क्या कट जाएगा, ये तो कट गया 6x 6x, है ना, एक जमा का एक घटा का। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा घटा में 19y। यहाँ कितना बचेगा, 183 में से 12 घटा दो 171, 173 आ जाएगा घटा का, वो भी, है ना। 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और 1 बच जाएगा। तो y का मान कितना आएगा बेटा, -171 अपॉन -19। घटा से घटा कट गया। ये जो y के नीचे लिखा पड़ा है, इसको उठाएंगे और यहाँ आ जाएगा नीचे। पता है आप सबको ये तो बात, है ना। तो अब y का मान है 171 को हम 19 से काट सकते हैं। 19 दूनी 38, 19 का पहाड़ा सोचो, 19 निम्मा 171, है ना। 19 का पहाड़ा कभी तो सुना ही होगा, 19 निम्मा 171, 171। ठीक है भाई, तो सीधा सीधा लिख दूं मैं, 9 आ गया। y बराबर है 9। इस 9 का मान किसी एक में रख दें, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2, हम 2 में रख देते हैं, है ना। y बराबर है 9 समीकरण 2 में रखने पर। हम्म 2x जमा 3 गुणा 9 बराबर है 61। 2x बराबर है 61, 9 3 27। 2x बराबर है 61 में से 27 घटा दो भैया, 11 में 7 गए 4, 11 के 5, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया 34। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 34 2 बराबर है 17। तो x तो हो गया हमारा 17 इकाई और y हो गया 9 इकाई। तो एक तरह से लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई होगी 17 इकाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी भैया, 9 इकाई। इसने बोला था लंबाई चौड़ाई बताओ, वीमाएं बताओ, वीमाएं मतलब डायमेंशन, मतलब लंबाई चौड़ाई बताओ। इस तरह से लिख के छोड़ देंगे इसको।